भुट्टो केस रीओपन करने का रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एक जियाला कर गया अपनी वजारत कुर्बान। भुट्टो केस रेफरेंस किसी की सियासत या बात असूल की, यही आज की पहली खबर। और खता किसकी थी, सजा किसको मिली? क्या गई बात पे हुज्जत करना? अगर हुज्जत नहीं तो बात तो की जा सकती है। सीएनजी स्टेशंस की हड़ताल पर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर एंड आई एम मेहर बुखारी। सुल्तान बाहू ने कहा था, नाम फकीर तिनादा बाहू, कबर जिनादी जीवे हूँ। पाकिस्तानी सियासत में जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र आज भी जीती है, और इस तरह जीती है कि इसके नाम पर हुकूमतें बनती और हुकूमतें गिरती हैं। इसी कब्र की मिट्टी की चंद मुठ्ठियां आसिफ अली जरदारी को सदर बना डालती हैं और जुनेज हुकूमत के वजीर रेलवे यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम। आज ये दोनों तरक्की याफ्ता जियाले भुट्टो को मासूम साबित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हालांकि भुट्टो को तारीख और अवाम दोनों ही बेकसूर मानते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी ना और वजीर आजम हाउस में यूसुफ रजा गिलानी दोनों ना होते। आज जब भुट्टो को अदालत में बेकसूर साबित करने की कोशिश जारी है, यहाँ ये सवाल भी उठते हैं कि क्या भुट्टो का कत्ल अदालत में जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने किया था या रावलपिंडी में बैठे जनरल जियाउल हक ने? क्या ये रेफरेंस सिर्फ अदलिया के वारिसों को ही मजबूर करता है कि वो अपनी अदालत पर लगी कालक उतारें, या जनरल जिया के जानशीं भी अपनी बैरकों पर लगे धब्बे साफ करें? क्या तारीख में सिर्फ अदलिया की नाइंसाफी ही लिखी गई है और जनरल जिया को दूध से धोकर पारसाई का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है? खुदा न ख्वास्ता ऐसा तो नहीं है कि अदलिया को तारीख के कुओं से सच बरामद करने पर मजबूर किया जाए और जनरल जिया के जानशीनों के साथ एनआरओ कर लिया जाए? कहीं कोई ये तो नहीं सोच रहा कि वो तारीख का एक बाब खोलकर दस्तूर का आर्टिकल 6 लोगों की यादाश्तों से मिटा देगा। भुट्टो का मुकदमा 4 अप्रैल 1979 से नहीं 5 जुलाई 1977 से शुरू होता है। ये कैसी तारीख है कि जिसमें 4 अप्रैल तो मौजूद हो लेकिन 5 जुलाई गायब? ये चंद सवाल आज पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जहांगीर बदर साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साद रफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जहांगीर बदर साहब, आप से आगाज करूंगी। ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में कातिल कौन है? मौलवी मुश्ताक हैं, जस्टिस अनवारुल हक हैं, जनरल जियाउल हक हैं? ये तो अदालती कत्ल जो है मिली बकत से ही हुआ। जनरल जिया और उस वक्त की जो जुडिशरी थी उनके दरमियान जो एक कंप्रोमाइज हुआ वो यही था कि ये जो बेंच बनाया गया था, इट वाज नॉट फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, इट वाज फॉर द असैसिनेशन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। जी, मिली भगत से हुआ मगर हुक्म किसका था? हुक्म जनरल जिया का था डेफिनेटली, लेकिन ये जो बाकी हैं तो फिर आपको अभी अदालतें ही रेफरेंस के लिए क्यों नजर आ रही हैं? आपको आर्टिकल 6 नहीं इन्वोक करना चाहिए? जो एरर ऑफ जजमेंट है वो अदालतों से ही ठीक करवाया जा सकता है, और तमाम दुनिया में जो लेटेस्ट जो असूल तय हुआ है बरतानिया अमेरिका में, जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है और दुनिया के दूसरे ममालिक, उन्होंने भी यही तरीका जो है तय किया है कि देयर इज एरर्स ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए इसी तरीके से हल किया जाए। और पाकिस्तान के कानून बुनियादी सवाल, ये मेरी अर्ज बात पूरी सुन लेना, पाकिस्तान के कानून में ये गुंजाइश आइन में मौजूद है 186 में, और उसी के तहत जो है सदर साहब ने रेफरेंस। जी बिल्कुल सर, आप जिस ब्रिटानिया की बात कर रहे हैं ना, जनरल क्रॉमवेल को सजा भी उधर ही मिली थी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या क्रॉमवेल को सजा मिली थी? इजाजत दीजिए ना कि क्या जियाउल हक जजों को लाए थे या जज जियाउल हक को लाए थे? मैं जनरल जिया जो है उन्होंने जजेस को लाया था, उनसे फिर ओथरी अपने हमनुमा बनाया, और फिर ये मिली भगत इस तरह थी कि अगर आप लॉ ऑफ नेसेसिटी देखें तो कई चीजें जनरल जिया ने मांगी नहीं थी जो उस वक्त की अदालत ने उनको दे दी। मुजरिम तो इस तरह से ये इट वाज म्यूचुअल। मुजरिम कौन है सर? अच्छा साद रफीक साहब, क्या वाकई इट वाज म्यूचुअल के ऊपर आज हम सारे चुप हो जाएं, अवाम चुप हो जाए म्यूचुअल के लफ्ज के ऊपर सर? बिकॉज आज नुक्ता हमारा बस यही है कि जब हम बात करते हैं 4 अप्रैल 1979 की, तो हम 5 जुलाई 1977 की क्यों नहीं बात करते कि जब दस्तूर और आइन को मुअत्तल कर दिया गया? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो सबको पता है कि भुट्टो मरहूम जो हैं उनके तर्ज हुक्मरानी और तर्ज सियासत का सख्त तरीन नाकद भी हूँ और विक्टम भी हूँ उनके दौरे इक़्तिदार का, क्योंकि भुट्टो मरहूम के अहद हुक्मरानी ही में डॉक्टर नज़ीर शहीद और ख्वाजा रफ़ीक साहब से लेके
1977 की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा तक सैकड़ों सियासी कारकुनों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया था कि वो भुट्टो मरहूम के नाकद थे, उनके तर्ज हुक्मरानी के मुखालिफ थे। सर तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां मुकदमा पेश किया गया है, अदालत में लेके गई है पीपल्स पार्टी कि उनके लीडर के साथ ज्यादती हुई है, हो सकता है ज्यादती हुई हो क्योंकि ज़िया आमरीत मौजूद थी। और मौलवी मुश्ताक साहब के बारे में मेरी भी राय जो है वो कोई अच्छी राय ज़ाती तौर पे नहीं है, और मेरा इख्तलाफ जो सियासी पीपीपी से या भुट्टो मरहूम के साथ जो सख्त नापसंदीदगी है वो अपनी जगह, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि भुट्टो मरहूम को उनके किए की सजा अवामी अदालत के जरिए मिलनी चाहिए थी, एक ऐसी अदालत के जरिए नहीं जो एक फौजी हुकूमत ने तश्कील दी थी। जी, आप 12 अक्टूबर 1999 का कसूरवार जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को ठहराते हैं, अदलिया को? जनरल परवेज मुशर्रफ को, और उसके बाद उस अदलिया को जिसने उसको, और उसके बाद उस अदलिया को जिसने परवेज मुशर्रफ को आइन में तरमीम का गैर आइनी और गैर कानूनी इख्तियार दिया, मरहलावार जिम्मेदारी है। इसी तरह ये जो भुट्टो साहब का केस है, या जो पाकिस्तान पे ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया था, वो भी गलत था। और जाहिर है जब वो मार्शल लॉ था तो एक दबाव के तहत जो फैसले दिए गए होंगे उनको कैसे दुरुस्त करार दिया जा सकता है। सर मेरा आपसे सिंपल सवाल जो आज दोनों से है, इसके ऊपर फिर भुट्टो केस रीओपन करने के ऊपर सियासत के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि सवाल ये उठता है कि आज आर्टिकल 6 इन्वोक होना चाहिए था, आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस जाना चाहिए था। सर अगर हम लोग तारीख में झांक के देखेंगे तो वली खान के आपका मशवरा भी आ जाएगा ज़िया को जो उन्होंने दिया, आपका एयर मार्शल असगर खान का खत भी सामने आ जाएगा, आपका जो ये आज भी जो ज़ियाउल हक के जानशीन दोस्त थे वो लाहौर और रावलपिंडी में फिर रहे हैं। सर मेरा बस जी देखिए, मैं 2011 में बैठ के उस दौर का जहांगीर बदर साहब के साथ निहायत माजरत के साथ पहले कह दूं कि मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारा शहर भी एक है, और मेरा इनसे ऐसा ताल्लुक है कि मैं और बदर साहब इलेक्शन लड़े 2002 में एक दूसरे के खिलाफ। बदर साहब जेल में थे, असूलों की पादाश में जेल काट रहे थे, तो मैं अपने लिए भी वोट मांगता था, और आप पूछ लें बदर साहब से, इनके लिए भी वोट मांगता था, क्योंकि ये बाहर लोगों से वोट नहीं मांग सकते थे। एक तो ये रिश्ता है अदब एहतराम का अपनी जगह, लेकिन जो बात आपने की है उस पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो भुट्टो मरहूम का रेफरेंस पेश किया गया है, इसमें हम ये समझते हैं कि इसका मकसद भुट्टो मरहूम के ऊपर से दाग उतारना कम, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक तो हमदर्दी विन करना चाहते हैं उन भुट्टो मरहूम के हामियों की या पीपल्स पार्टी के वोटर्स की जिनकी हमदर्दी लूज कर चुके हैं, और दूसरे हम ये समझते हैं कि उन्होंने आज की अदलिया को फिर एक इम्तहान में डाला है कि एक ऐसा मुकदमा जो टेक्निकल ग्राउंड पे अगर गलत भी फैसला हो गया था तो, और लेकिन उसका रिव्यू, उसकी नजरसानी में भी उस वक्त भुट्टो साहब के वकील चले गए थे, उस पे वो एक ऐसे इम्तहान में अदलिया को डालना चाहते हैं ताकि अगर अदलिया इस पर कहे कि ये रिव्यू नहीं हो सकता तो उसको मलाइन किया जा सके। और मैं ये जरूर कहूंगा, आखिरी बात बदर साहब ने भी बोलना होगा कि ये इस पे सियासत हो रही है और होगी। ये नहीं हो सकता कि जब पीपल्स पार्टी या भुट्टो साहब के साथी उनको एक कत्ल से बेगुनाह या मासूम साबित करने की कोशिश करें तो उनका हक है, मगर फिर पाकिस्तान तोड़ने का मुकदमा, 71 में अवामी फैसले को तस्लीम न करने का मुकदमा, और वो सारे मुकदमात भी सामने लाए जाने चाहिए, उन पर भी बात होनी चाहिए, और बात शुरू हो गई है। जी साद रफीक साहब, छोटा सा वक्फा लेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर इधर से कंटिन्यू करेंगे। और आज का अहम सवाल यही है नाजरीन के क्या किस तरह की तारीखी दुरुस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है। आज जनरल ज़ियाउल हक को ओवरलुक करके अदालत को देखा जा रहा है, कल अदालत को छोड़ के कहा जाएगा कि तारा मसी को पकड़ा जाए। आखिर क्या बात है, क्यों नहीं आर्टिकल 6 को इन्वोक किया जा रहा, इसी के ऊपर बात करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। Lots more to come on Crossfire.